नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ हाँ आ रही है, ठीक है जी। तो आज हम बिहारी की कविता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह, डॉक्टर मलखान सिंह और भारतीय भाषा केंद्र के सभी शिक्षकों और प्रिय छात्र छात्राओं और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी मित्रों, मैं आभारी हूँ विभाग का, भारतीय भाषा केंद्र का, कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम पे कुछ बोलने का और बिहारी की कविता पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को मैंने कभी पढ़ाया नहीं, तो ये मेरे लिए एक अलग विषय है। जब एक छोटा सा संस्मरण सुना करके मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जब मेरी पहले रोहतक में नौकरी लगी सबसे पहले 1978 में, तो मुझे वहाँ के विभाग के लोगों ने कहा कि मैं बिहारी पढ़ा दूँ। तो मैं बिहारी सतसई लेकर के आया और मैंने बिहारी सतसई को पढ़ा। पढ़ने के बाद में मैंने कहा कि जी मैं तो ये बिहारी सतसई नहीं पढ़ा सकता। तो प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा साहब इसके अंदर एक काम संबंधों का इतना अश्लील वर्णन है कि मैं अपनी लगभग हम उम्र कन्याओं के सामने इसको नहीं पढ़ा सकता। तो उन्होंने कहा अरे क्या है, चाहे संत भाव से इसको पढ़ा दो। तो मैंने कहा नहीं साहब मैं तो इसको नहीं पढ़ाऊँगा। तो मैंने उसे नहीं पढ़ाया। बाद में भी मेरे को ये डर लगता रहा बिहारी के पढ़ाने के लिए, लेकिन जब इधर JNU में आया तो फिर मैंने कहा चलो शोध करवाते हैं। तो मैंने MPhil और PhD में शोध करवाया और दो लड़कियों ने किया और उन्होंने बहुत कंफर्टेबली उनसे मेरी बात हो गई, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ। और उसके बाद अब मुझे लगा कि जो मैंने अब तक नहीं किया वो करना चाहिए, यानी बिहारी को पढ़ना चाहिए, बिहारी पर बातचीत करनी चाहिए। तो मैंने ये तय किया कि अब जो कसक मन में रह गई थी कि रीतिकाल की, तो उस कसक को दूर करने की अवसर मुझे मिला। फिर मैंने ये देखा कि बिहारी कितने निर्लिप्त भाव से इन नायक नायिकाओं का वर्णन कर देते हैं। वो तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते और हम इतने क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे अंदर से ही क्यों बेचैनी हो जाती है। वो तो हंसते रहते हैं कि देखो कैसे नायक नायिका है, और तो एक सांस लेती है तो 6 फीट इधर जाती है, दूसरी लेती है तो छोड़ती है तो 6 फीट इधर चली जाती है। वो वर्णन कर जाता है आराम से। और वो इसका भी वर्णन कर जाते हैं कि नायक नायिका पड़ोसी है और बीच में घर के बीच में एक थोड़ा छोटा सा छेद है, नायक ने अपना हाथ लगा रखा है, नायिका ने भी हाथ पकड़ रखा है और दोनों रात भर उसमें सो गए। तो क्या बेवकूफ़ी है, माने निरीक्षण। तो ये खुद कैसे कर लिप्त नहीं होते बिहारी। तो जब बिहारी लिप्त नहीं होते तो पढ़ते और पढ़ाते समय हम क्यों नहीं निर्लिप्त हो सकते? वो वर्णन में उनकी निर्लिप्तता हमको दिखाई देती है। अब यहाँ पर एक और चीज जिसके कारण हमको दिक्कत रहती है या जो हम सोचते हैं कि बिहारी की कविता और इस रूप में सारी रीतिकाल की कविता आत्माभिव्यक्ति की कविता नहीं है। हम लोगों का एक जो रोमांटिक साहित्य सिद्धांत है वो ये मान करके चलता है कि कविता में आत्माभिव्यक्ति होती है, कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। बिहारी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते नहीं। बिहारी तो बड़े संत पुरुष थे, वो तो भक्त थे और बाद में जाके वृंदावन में रुके। तो वो कहते हैं कि भाई मुझको क्या, मैं तो इनकी बात बता रहा हूँ ना, इन्होंने क्या किया, ये नायक नायिकाएं क्या करते रहते हैं उसका बता रहा हूँ, मैं वैसा नहीं। माने किसी आलोचक ने, रीतिकाल के किसी आचार्य ने, विद्वान ने ये नहीं कहा कि ये रीतिकाल के कवि या बिहारी विलासी थे। वो बड़े सात्विक चरित्र थे, जैसे दूसरे सात्विक चरित्र होते हैं जितना कोई हो सकता है। तो ये इसलिए फिर हम बिहारी की आंखों से जरा हम इस रीतिकाल को देखने की कोशिश करेंगे। इस बिंदु को आप ध्यान रखें कि ये कविता आत्माभिव्यक्ति की कविता नहीं है
और इसलिए बिहारी अलग है और उनका वर्ण विषय अलग है। इसको अपन ध्यान रख के आगे करें। अब जो है कुछ तथ्यात्मक बातें बिहारी के बारे में कर लेते हैं। जैसे बिहारी का जन्म जो है वो 1595 में ग्वालियर में हुआ और सन 1664 में वृंदावन में इनकी मृत्यु हो गई। वो कृष्ण भक्त थे और अंतिम समय वो वृंदावन पहुंच गए। कह सकते हैं बहुत पाप किया था या बहुत पुण्य करने की इच्छा थी, तो वो जाकर के वृंदावन में रहे। जयपुर राज दरबार में उनका साहित्यिक जीवन बीता। अब ये जो 1600 है बहुत महत्वपूर्ण। जब हम 1600 की बात करते हैं तो ये वो समय है जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे और भारत में आधुनिकता नहीं आई थी और भारतीय जीवन का पश्चिमीकरण शुरू नहीं हुआ था। पश्चिम का कुछ मामला नहीं बैठा था। अब हम जो है अपनी परिस्थितियों से खुश थे और नायक भी खुश थे, बिहारी भी खुश थे। सारी कविताएं बड़े ऐश आराम प्रसन्नता की थी, हमको कोई परेशानी नहीं थी। बिहारी के नायक को एक नायिका नहीं मिली तो दूसरी के लिए वो तैयार है, अपनी योजना बना रहा है। उसने मना कर दिया तो फिर उसको राजी करने की कोशिश में लगा, हैप्पी है। ये हम पतित हैं और हमारा देश अधपतित है और अब हमको अपने देश का विकास करना है, ये हमारे उस समय तक आया ही नहीं। उसको लगता था हम आत्मसंतुष्ट थे, हम बिल्कुल ठीक चल रहे और हमारा देश बहुत सही चल रहा है। इसलिए ये पतन की जो चेतना है ये भारतेंदु से आई और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी से आई और इस पतन के बाद में हमारे देश का पश्चिमीकरण होना शुरू हो गया। वो एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन यहाँ पर यह है कि कोई पीड़ा जैसा भाव रीतिकाल के कवियों में नहीं था। नायिका मिली चाहे नहीं मिली, नायक खुश है, अन्यथा वो उसको दुखी हो सकता है। इन्होंने जो है वो 700 दोहे लिखे। 700 दोहे सत्सई में 700 दोहे होते हैं, तो लेकिन इन्होंने जो है 713 दोहे इसमें सत्सई में है और जिसका जो संपादन और इसकी टीका जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है, जो आजकल सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। अभी तक वही सबसे अच्छी टीका बिहारी रत्नाकर मानी जाती है। अब एक लोक में कथा प्रचलित है, वो ये है कि जयपुर नरेश सवाई जयसिंह, ये इनके शादी की, एक से अधिक शादियां तो ये लोग करते रहते हैं। बहुपत्नी प्रथा भारत में तो आम है। तो शादी की, पत्नी अच्छी थी, सुंदरी थी, युवा थी और उन्होंने अपना राजकाज करना सब बंद कर दिया और वो सारे टाइम वो पत्नी के पास ही राजमहल नहीं रहते थे। दरबारी बड़े परेशान हुए। दरबारियों को बड़ी चिंता होती है कि भाई राजा सब ठीक ठाक काम करे, इसलिए दरबारी तो गए उन्होंने बिहारी के पास। तो बिहारी ने एक दोहा कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ऐ काल, अली कली ही सोम बंध्यो, आगे कौन हवाल। अभी से ही राजा का ये हाल है, अभी तो कली है, अभी तो इसका विकास होना है, तब आगे क्या होगा इस राजा का। तो राजा को एकदम चेतना जागृत हुई और उन्होंने बाद में दरबार में जाना शुरू किया और राजकाज शुरू किया। कहा कि इसको एक असरफी दी और अब जितनी भी कविता लिखोगे उसकी एक असरफी दे देंगे भाई आप। अब आप इस कविता की इन पंक्तियों को देखें, इन पंक्तियों में बिहारी नहीं है, इन पंक्तियों में वो राजा है और राजा जो कर रहा है उसका एकदम वस्तुगत वर्णन उन्होंने कर दिया। तो निरीक्षण से उत्पन्न ये कविता है, आत्माभिव्यक्ति की कविता नहीं है। तो जब आत्माभिव्यक्ति की कविता नहीं है तो क्या है, तो ये परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन करना, आपको ये शो ऑफ करना, आपको ये दिखाना, आपको अपना अभिव्यक्ति नहीं करनी है और अपने मन की कोई बात नहीं कहनी है, अपना तो अलग। इसलिए रीतिकाल के जो कवि थे वो यानी बिहारी भी चरित्रहीन नहीं थे, वो नायक नायिका चरित्रहीन थे। नायक नायिका जो भी कर रहे थे, लेकिन बिहारी नहीं। बिहारी ने तो देखा कि नायिका तो बहुत सुंदर है और इतना एकदम चांदनी के अंदर ही मिल गई और उसकी जो खुशबू है उस खुशबू के डोरे से बंधी हुई उसकी सखी जा रही, और जो सखी दिखाई दे रही है तब पता चला कि नायिका भी जा रही, बाकी नायिका दिखाई दे ही नहीं रही। माने इतना उसका वर्णन वो अपने से अलग है, ये कवि ने देखा और उसका वर्णन कर दिया।
अब गणानंद जरूर अपना कहते हैं भाई मैं तो खुद प्रेम किया, तो गणानंद ने या उन कवियों ने किया होगा। ये रीतिकालीन जो कवि, जो रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवि थे, उनका कुछ नहीं था। ये बहुत प्रतिष्ठित कवि थे और इनकी प्रतिष्ठा का यह है कि खोजी विद्वानों ने ढूंढ के निकाला है कि इनकी 54 टीकाएं निकली है और संस्कृत में और फारसी में भी इसका अनुवाद हुआ और इसकी टीका हुई और बहुत प्रभावशाली ये रचना मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। अब बड़ी बड़ी बातें क्या कहते हैं वो अपन आगे देखेंगे। अब हमको जो सबसे बड़ी समस्या होती है, हिंदी आलोचना की भी समस्या है और हमको पढ़ते समय भी होता है कि आखिर बिहारी भी भक्त है, सूरदास भी भक्त है, तुलसीदास भी भक्त है और कबीर भी भक्त है, तो बिहारी में और इनमें फर्क क्या है, भक्ति काल में और रीति काल में फर्क क्या है, यहाँ से हम इनको जानने की कोशिश करें तो वो ये है कि इनका निवास स्थान बदल गया। भक्ति काल के कवि जनता के बीच में रहते थे, लोगों को सुनाते थे और अपना अनुभव बताते थे और उनके व्यक्तित्व को सुधार परिष्कार करना चाहते थे। रीति काल के कवि जो है वो राज दरबार में रहते थे और राजा को सुधारना नहीं चाहते। ये राजा राजकुमारियां जो है इनको सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए ये जो कर रहे हैं उनकी हरकतों का हमको वर्णन करना है, हमको देखना है, हमको इनको सुधारना नहीं, क्योंकि वो वहां रहते थे। राज दरबार में कोई स्त्री नहीं रहती थी, सब पुरुष रहते थे और उनके पास कोई काम नहीं होता था तो उनको मनोरंजन करना होता था। तो मनोरंजन का सबसे उपयुक्त जो विषय है वो स्त्री चर्चा, और इसलिए ये अश्लीलता या जिसको भी आप कहना चाहिए रति चर्चा, ये इस रीतिकालीन काव्य में मिलती है, वो दरबार के कारण मिलती है। और दूसरी बात यह कि वहाँ कोई स्त्री उपस्थित नहीं रहती, तो जब स्त्री उपस्थित नहीं रहती तब आप स्त्री के बारे में चर्चा करो। जो भी अनुपस्थित हमारा मित्र रहता है तो हम उसका व्यंग मजाक करते ही रहते हैं, तो वहां पर जब वो उपस्थित नहीं है तब आप उसकी चर्चा जो है उस तरह से हम कर सकते हैं। ये एक रीतिकाल का पूरा परिदृश्य है। इसी में बीच में विजय देव नारायण शाही ने दो एक बात, विजय देव नारायण शाही बड़े करामाती आलोचक थे, कुछ का कुछ नया निकाल देते थे, नए ढंग से चीजों को देखते थे। तो उन्होंने रीतिकाल की दो विशेषताएं बताई। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये सौंदर्यवादी धर्म निरपेक्षता का काव्य, सांप्रदायिक नहीं है ये कवि, धर्म की कविता नहीं। जो सूरदास की कविता है या तुलसीदास की है या कबीर की है, ये धर्म की कविता है और ये ऐहिक कविता है, जीवन की कविता है, शरीर की कविता, मनुष्य की कविता है, सांप्रदायिक नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हिंदी भाषी प्रांतों की एकता स्थापित करने में ये रीतिकाल का बड़ा योगदान, क्योंकि भक्ति काल के जो कवि थे वो लोक बोलियों में लिख रहे थे। तुलसीदास और जायसिन अवधी में लिखा, कबीर ने सदुकड़ी भाषा में लिखा, कुछ कहते हैं ज्यादा भोजपुरी उसके अंदर जोड़ी, या इसी तरह ब्रज भाषा में सूरदास ने कहा। वो ब्रज भाषा वो बोली की तरह थी। इन सब को मिला करके एक काव्य भाषा का निर्माण हुआ कि अगर आपको कविता लिखनी है तो आपको ब्रज भाषा में लिखनी, और ये ब्रज भाषा सारे हिंदी भाषी प्रांतों के सभी कवियों ने लिखना शुरू किया। तो ये जो काम था, ये काम रीतिकाल के कवियों ने किया, और उसके कारण क्या हुआ कि आज आपको जो खड़ी बोली जो भाषा आपको बराबर मिलती है वो उस रीतिकाल के कारण है। तो भाषा का निर्माण कोई छोटा नहीं है और आप रीतिकाल को ऐसे गर्हित दृष्टि से नहीं देख सकते। अब कुछ बातें और, रीतिकाव्य ने क्या काम किया, रीतिकाव्य क्या सोचता है, क्या समझते हैं रीतिकालीन कवि, इसको अगर हम देखें तो रीतिकाल ने हिंदी पाठकों के मन में यह संस्कार बैठा दिया कि स्त्री एक यौन उपकरण है और उसकी जो सार्थकता है वो पुरुष को रिझाने में है। एक तो ये बात बैठ गई भारतीय जो हिंदी भाषी प्रांत के जो पाठक दर्शक हैं, जो रीतिकालीन कविता पढ़ते हैं, और हम लोगों के मन में युगों से आगे। दूसरी बात ये समझा दी कि स्त्री अपने काम भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती, वो करती नहीं, संकोच रहता है, और वो अगर करती है तो वो उल्टा हो गई, वो तो सही नहीं है उसका। तो इसलिए प्रेम प्रस्ताव पुरुष रखेगा,
स्त्री के पास हाँ या ना कहने का अधिकार रहेगा। और ये जो छेड़छाड़ है प्रेम प्रस्ताव के नाम पर, ये स्त्री को अच्छी लगती है। ये रीतिकाल की कविता ने आपको समझा दिया, न केवल उसकी कविता में अभिव्यक्त हुआ वरन उनके सारे पाठकों के मन में इस बात को घुसा दिया। ये जब आधुनिक युग आया तब स्त्रियों ने कहा कि नहीं, ये जो छेड़छाड़ और स्त्रियों को जो घूरना है ये नारी का अपमान है। लेकिन जो रीतिकालीन मानसिकता वाले जितने भी लोग हैं वो मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो है। तो मिथ, प्रेम संबंधी, मानवीय रिश्तों संबंधी मिथ जो चलते रहते हैं, हमारे छायावादियों ने भी एक मिथ घुसा दिया कि एक प्रेम होता है, पहली बार होता है और एक ही बार होता है, धरते ही देखते ही हो जाता है, और उसके बाद में जो है वो जीवन उसी प्रेम के अंदर घूमता रहता है या उसके अभाव में घूमता रहता है। ये भी संस्कार फिल्मों ने और छायावादी कवियों ने हमारे हिंदी पाठकों के मन में डाला, जो अभी पता नहीं मुक्त हुए कि नहीं हुए। और इस एक मिथ के कारण अनेक युवक युवतियों ने आत्महत्याएं कर ली। तो ये भी उसी छायावादियों के प्रेम प्रकरण के अंतर्गत माना जाएगा। अब एक और बात, रीतिकाल कवि का या बिहारी की कविता का मर्म क्या है। अब इस मर्म का जब उसको पढ़ा तो एक दोहा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये केंद्रीय दोहा है बिहारी का और सारे रीतिकालीन कवियों का। चमक तमक हांसी ससक मसक जपट लपटान, जय रति सो रति मुकत और मुकति अतिहान। अब इन लोगों ने इनके है कि ये जो चमक तमक और हंसी और ये और शरीर का जो वर्णन होता है, रति क्रिया के अंदर जो अद्भुत आनंद की जो प्राप्ति होती है वही मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं। और हमारे भक्ति काल वाले कवियों ने कहा कि इस संसार से मुक्त होना ही मुक्ति है। आप जब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, आप उसमें परमात्मा में मिल जाओगे, आप सब ये कर दोगे तो आपकी मुक्ति। रीतिकाल वालों ने कहा नहीं वो कोई मुक्ति हुक्ति नहीं है भैया, स्त्री से जो रति प्रसंग किया जाता है वो रति प्रसंग ही असली वाली मुक्ति है, वही आनंद है और उस आनंद का वो वर्णन करते हैं। अब आप अगर कोई कवि, अगर कोई लेखक, अगर कोई विचारक, अगर कोई साहित्यकार ये मानता है कि असली जो सुख है, मुक्ति, मुक्ति छोटा शब्द नहीं है, मुक्ति बहुत बड़ा शब्द है, तो वो मुक्ति का जो प्रसंग है वो रति प्रसंगों के अंदर ही व्यक्त होता है, इसलिए रति बहुत महत्वपूर्ण। अब ये नायिका है और ये नायक, इसके बारे में और भी देखेंगे कि बिहारी ने स्त्रियों का बहुत वर्णन किया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया, लेकिन आप देख लो कहीं पर भी नायिका का स्वतंत्र वर्णन नहीं है। जैसे पद्मावती में जायसी वर्णन करते हैं तो पद्मावती का अपना सौंदर्य, वो अपने बैठी हुई कैसी कैसी सुंदर लग रही, इसमें हमेशा पुरुष सापेक्ष है। जब स्त्री आती है तो पुरुष उसको देखता है और पुरुष के देखे जाने से ही स्त्री का वो सौंदर्य है, अन्यथा वो उसका कोई सौंदर्य नहीं। अब ये तो एक बात हुई कि उसके सौंदर्य को आप इस तरह से व्याख्यायित करें कि आपको पद में ये मिलेगा। अब आप एक देखिए कि क्या बिहारी की ये जो नायिका है ये सिर्फ ग्रहिता है, मतलब ग्रहण करती है, पुरुष प्रेम प्रस्ताव रखता है और उसको वो स्वीकार कर लेती है या नहीं कर लेती, ये एक मुद्दा आता। लेकिन बिहारी की नायिका इतनी ऐसी नहीं है, उसके अपने ढंग का एक प्रतिरोध भी बिहारी की कविता में और रीतिकाल की कविता में मिलता है। और वो क्या है कि वो जो विद्यमान हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, और जिसको अगर आधुनिक शब्दावली में कहा जाए तो इस पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मूल्यों का वो अतिक्रमण करती है। वो अपने घर परिवार को तो बनाए रखती है, प्रेम प्यार जो भी करती है, लेकिन अपने पति का, उसका खाना पीना सबका ध्यान रखती है, लेकिन वो प्रेम किससे करेगी इसकी कोई अनुमति नहीं देती। और इसलिए वो परकिया के रूप में अपने सारे काम करने के लिए वो स्वतंत्र है और उसके मन में ये कभी अपराध बोध नहीं होता कि पर पुरुष के पास जाकर के मैंने कोई गलती की। वो कहती है कि मैं गई, मेरा शरीर मेरे को अच्छा लगता है, मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, रति सुख, रति क्रिया मुझे बहुत आनंद आता,
इसलिए वो तो मैं करने जा रही हूँ, बस तुम कहना मत, मेरा घर नहीं टूट जाना चाहिए। इसलिए परकीय प्रेम के माध्यम से वो जो हमारी पितृसत्तात्मक जो स्वकीय की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के प्रति एक धीमा सा प्रतिरोध इसके अंदर मिलता है, और वो उस परकीय प्रेम को मान लेती, और न केवल मान लेती बल्कि वो कहती है कि मैं अपने मन का करती हूँ, अगर कोई मुझको राजी कर ले तो मैं चली जाऊंगी, मैं किसी लोभ में नहीं आती, प्रलोभन में नहीं आती, धमकी में नहीं आती, आप डरा चमका के मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे को अगर पसंद आ गया वो नायक, तो बच्चा अगर पसंद आ गया तो मैं हाँ कर दूंगी, मैं हाँ कर दूंगी तो मैं तुमको अपना शरीर सौंप दूंगी, और उसमें मेरे को डर भय लज्जा संकोच कुछ भी नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है मेरा शारीरिक सुख, शारीरिक सुख जो रति क्रिया से आता है, और ये मूल्यवान है, मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, और उसके लिए मैं कितना ही बड़ा बड़ा खतरा उठा लूंगी। ये वो नायिका। तो एक तरह का आप ये देखिए कि हमारे पूरे सिस्टम में जो एक मूल्य व्यवस्था बनाई थी कि पारिवारिक तरीके से रहना चाहिए, एक पुरुष एक स्त्री का संबंध अच्छा होता है, जन्म जन्म का रिश्ता होता है, ये सब चीजें वो कहती है, लेकिन नहीं, उसको ये नहीं मानती, ये कहती नहीं, बाकी मैं कुछ नहीं मानती। काम संबंधों का जो आनंद है वो मेरे जीवन की प्राथमिकता है। अगर आप काम संबंधों का आनंद नहीं दे सकते तो आप अप्रासंगिक हैं, और अगर आप काम संबंधों का आनंद दे सकते हो तो आपकी हजार हजार गलतियां भी क्षमा की जाती है। इसलिए ये एक तरह का पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो गोपन विरोध है वो, और उसमें वो दो चीजें चाहती है। एक तो उसकी सखी होती है जो सारे टाइम उसको बचाती रहती है कि कैसे कैसे करके तुम नायक से मिल लो, और एक उसका वो प्रेमी होता है जिसके साथ उसको रिश्ता बनाना होता है। दोनों से वो एक अलिखित समझौता या वो चाहती है कि तुम भैया घर जाके बता मत देना, उस रिश्ते की गोपनीयता को तो बनाए रखना, ये तुम्हारे व्यक्तित्व की एक और विशेषता है, और अगर उसको लगता है कि ये पात्र जो वहां जाके कुछ बोल देगा तो उससे वो कोई रिश्ता नहीं रखती। तो ये जितना भी प्रेम है वो गोपन प्रेम है, और वो गोपन प्रेम की स्वीकृति है, और जब आप स्वीकृत देते हो तो भीतर से आप उससे सहमत हो जाते हो, और इसीलिए एक उनका सामाजिक प्रतिष्ठा रहे और रिश्ते की गोपनीयता रहे। तो बिहारी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है जिसको आप देखते हैं, इसकी अभिव्यक्ति आपको इस छंद में आती है, जो बार बार सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सो बात। घर भरा हुआ है, सब लोग हैं, लेकिन वो आंखों ही आंखों के अंदर वो अपना सारी योजना बना लेते हैं, कहाँ मिलना है, कैसे कितना क्या होना है, वो सारी बातें उसके अंदर हो जाती है। तो ये गोपन भी है और सामाजिक भी है, इसका वर्णन वो करते हैं। अब नायक जो है क्यों नायिका को पसंद करता है? तो हमारे देश में तो बहुत जाति प्रथा है, हम तो जाति को देख करके विवाह करते हैं, और सारी मित्रता दोस्ती सब उसी तरह से की हमारी चलती रहती है। रीतिकाल का नायक ये नहीं देखता कि ये किस धर्म और जाति की नायिका, कोई भी जाति की हो, वो जाति देखता ही, और ये भी नहीं देखती, नायिका भी जाति कुछ नहीं देखती। उसको है कि हमको पसंद आना चाहिए, नायक को नायिका पसंद आए, नायिका को नायक पसंद आए। पसंद बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, पसंद से आगे और कुछ नहीं। और पसंद का आधार क्या है? पसंद का आधार शारीरिक सौंदर्य है, और शारीरिक सौंदर्य का सीधा रिश्ता उनका होता है कि ये रति संबंधों के समय में ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये पुरुष या ये स्त्री जितना आनंद दे सकती है वही उसके सौंदर्य की कसौटी। और इसलिए रीतिकाल का नायक जब प्रेम प्रस्ताव करता है तो वो छायावादियों की तरह नहीं कहता कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, उन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, कुछ समय गुजारना चाहता हूँ। आधुनिक काल वाले कहते हैं कुछ समय गुजारना चाहता हूँ, वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मेरे को तुम्हारे साथ में मेरे को तुम्हारा भोग करना, रति संबंध मेरे को तुमसे स्थापित करना, यश तो आगे, नहीं तो फिर छोड़ो, फिर बाकी अपना दूसरा काम दे। ये रति क्रिया को न केवल आनंद की चीज मानते हैं बल्कि मुक्ति का साधन भी वही मानते हैं कि यही जिंदगी की मुक्ति है। अब है कि नहीं है वो एक अलग बात है। और इस शरीर के सौंदर्य के साथ मन भी मिल जाए, विचार भी मिल जाए, भाव भी मिल जाए,
बार बार मिल जाए वो एक अलग बात हो गई, वो तो अतिरिक्त है। तो लेकिन रीतिकाल का जो अपना नायक है वो यहाँ तक आता। तो इसको आपको एक तो देखें। दूसरा, आप थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर लें कि जो रीतिकाल की जो नायिका होती है वो अज्ञात यौवना से प्रौढ़ा तक, वो बड़ा, इसका एक बड़ा भारी शास्त्र है, तो शास्त्र के अंदर हम लोग नहीं जाते, हम तो उसी का अर्थ कर देते हैं। तो वो उसकी उम्र जो है 7 साल से 35 साल तक की उम्र होती है। 35 साल के बाद वो जो नायिका होती है वो नायिका नहीं रहती, वो गृहस्थीन हो जाती है और रीतिकाल के कवियों के हिसाब से वो अप्रासंगिक हो जाती है। फिर वो खाना वाना बनाती है, अपने बच्चों का, परिवार की देखभाल करती है। 35 तक वो नायिका होती है। लेकिन नायक किशोर नहीं है, नायक भोला भी नहीं है, नायक युवा होना कोई आवश्यक नहीं, बुढ़ा भी बहुत सक्रिय होता है। और वो तो कहते हैं कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, बुढ़ा होता है, त्यों त्यों जो है उसके अंदर और अधिक सौंदर्य की सृष्टि होती है। तो ये जो नायक नायिका का जो उम्र भेद है, ये उम्र भेद भी अपने ढंग से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नायक के उम्र का कहीं कोई संकेत नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि जितनी स्त्रियों से वो रमण कर चुका है, वो जितना उसको अनेक तरह तरह की स्त्रियों का उसको अनुभव हो चुका है, उतना वो अधिक प्रौढ़ और अच्छा है, और उसको जो है काम कला की बारीकियां ज्यादा अच्छी आती है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा। ये एक और बात आप देखें, बिहारी में नायक जो है नायिका को प्रेम प्रस्ताव देता है, और फिर नायिका कई बार थोड़ी देर मना कर देती है, 1-2 बार मना करती है, और 3-4 बार बाद में स्वीकृत होता है। आमतौर से होता है वो स्वीकृति उसको मिल जाती है। लेकिन कभी कभी नायिका मना भी कर देती है, वो कहती नहीं भाई, मेरा पतिव्रता धर्म वाली हूं और मेरे को ये सब नहीं चाहिए। लेकिन शायद ही ऐसा कोई नायक हो बिहारी की कविता में, अभी तक मेरे को ढूंढने से नहीं मिला कि नायिका ने प्रस्ताव रखा और नायक ने मना कर दिया, ऐसा कोई भी नहीं है, ही नहीं। वो जो भी प्रस्ताव आता है, अगर उधर से आ गया तो वो स्वीकार कर लेता, क्योंकि वो आदतन प्रकृति से बहु स्त्रीगामी है, उसको तो अनेक स्त्रियां उसको चाहिए ही चाहिए होती है। इसलिए जो भी प्रेम प्रस्ताव आया, नायक उसको स्वीकार कर लेता। बस वो जरा सा आके देख रहा है कि वो देखने करने में, बिहेव में वो थोड़ा ठीक रहे, और मेरे रिश्तों की गोपनीयता, थोड़ी बहुत गोपनीयता का भय जितना स्त्री को होता पुरुष को नहीं होता। पुरुष को पता है कि मेरी पत्नी को मालूम है कि मैं परकीय प्रेम के अंदर डूबा हुआ हूँ, तो भी वो कहाँ जाएगी। वो सारी जो नायिकाएं हैं वो सवर्ण नायिकाएं हैं। दलित और बहुजन समाज की नायिका हो तो उसको छोड़ छाड़ के भाग के चले जाए कि तू बेकार आदमी, मैं तेरे साथ नहीं रहता। लेकिन ये जो नायिकाएं हैं सभी सवर्ण हैं, माने अगर पति ने छोड़ दिया तो आपका कोई भविष्य नहीं, इसलिए वो सारी गलतियां, सारी चीजें वो स्वीकार कर लेती है। और उनका, नायिका का कहना यह है कि माना कि ये परकीय प्रेम किया, लेकिन मुझे भी तो रति संबंधों की कामना है, और मुझे जो रति सुख है वो यही नायक दे सकता है, पति जो चरित्रहीन है। लेकिन चरित्रहीन है तो क्या हुआ, मेरा ये ठीक है। तो उसके बाद वो उसकी बातों को स्वीकार कर लेती है। अब ये एक और इसको आप देखें कि एक ही स्त्री से प्रेम करने वाला और उसी स्त्री के विरह में व्याकुल कोई पुरुष पात्र दिखाई नहीं देता, एक भी नहीं बिहारी। स्त्रियां तो है, प्रेम करती है, वो प्रेमी बाहर चला गया, बड़ी दुखी है, उदास है, सब है, पति है, वो सब है, लेकिन कोई भी इसलिए कहीं भी पुरुष के विरह का वर्णन नहीं है, क्योंकि पुरुष किसी एक स्त्री से प्रेम करता ही नहीं, वो तो अनेक स्त्रियों से प्रेम करता है, तो उसको तो कभी विरह की अनुभूति होती नहीं। तो बिहारी के अंदर ये नहीं है। अब एक और चीज जिसके बारे में मेरे को जिक्र करना है कि ऐसा नहीं है कि बिहारी ने स्त्रियों के दर्द का वर्णन नहीं किया। अब आप इसमें देखें कि परकीय प्रेम में परकीय के सौंदर्य का वर्णन है, नायक उसके अंदर मगन है, उनके रिश्ते का वर्णन हो रहा है, सब चीजें हो रही है, और वो जो पत्नी है वो दुखी है और पीड़ित है और प्रताड़ित है।
ये पत्नी की पीड़ा और पत्नी का प्रताड़न, या पत्नी को छोड़ो, पत्नी कहने से बात नहीं बनती, स्वकीय की जो पीड़ा होती है वो स्वकीय की पीड़ा बिहारी की कविता में है। लेकिन बिहारी उसका वर्णन नहीं करते, उसके वर्णन को वो साहित्य में नहीं आता। कहा ये तो ऐसी रोती रहती है, अपने तो परकीय प्रेम के अंदर वहाँ चलते हैं, वहाँ आनंद का वातावरण है, और बिहारी उसका वर्णन करते हैं, इसका वर्णन नहीं करते। लेकिन आजकल तो लिटरेचर में विखंडन की थ्योरी है, तो विखंडन को जब आप करेंगे तो आपको स्वकीय के दर्द की भी स्थिति का पता चलता है, और वो इसमें वो बार बार उलाहना देती है, बहुत बार उलाहना देती है कि ये तुम क्यों ऐसा करते हो। और बहुत मनोरंजक वर्णन उन्होंने किया। जैसे एक बार नायिका जो है वो देख रही है, स्वकीय ने देखा कि मेरा जो कड़ा था सोने का या चांदी का जिसका भी होगा वो पड़ोसिन के पास में, तो उसने कहा मेरा कड़ा इसके पास कैसे आ गया। तो जाहिर है कि मेरे पति ने दिया होगा। अब पति ने चुपके से दिया होगा, तो कहा इस पति को मैं कैसे बताऊं कि मुझे पता चल गया कि तुम क्या बेईमानी कर रहे हो। तो वो जाती है और पूरा नाटक होता है, और उसके बाद में उससे कड़ा मांग लाती है, और फिर वापस आकर के और कहती है ये कड़ा देखो, तुम जो हरकत करके आए उसका ये प्रमाण है। तो नायक कहता अच्छा, फिर वो हंस देता, उसका एक अलग वर्णन। इसी तरह से नायक के सौंदर्य का वर्णन है, वो आता है कई परकीय प्रेम से डूबे। एक छंद है, सुनाता हूँ आपको दोहा। पलनु पीक अंजन अदर धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करी भले बने हो लाल। ये जो तुम्हारा आज का सौंदर्य है कि नायक आया है, स्वकीय ने देखा है, नायक की पलकों पर पान की पीक लगी हुई है, और उसके भाल पर महावर लगा हुआ। महावर नायिका के पैरों में लगा होता है, वो नायक के भाल पर लगा हुआ है। इसको देख करके पर स्त्री के साथ जो रति क्रिया की है उसका पता चल जाता है, और नायिका बताती है कि ये जो तुम्हारा सौंदर्य है ये क्या है, आज तो जो तुमने किया वो तो ठीक, लेकिन तुम भविष्य में ऐसा मत करना। और वो कहता हाँ ठीक है। तो नायक मान लेता है कि नायिका ने मान लिया, जब एक बार मान लिया तो एक बार और मान लेगी, तो वो उसकी हरकतें चलती रहती। इसी तरह से एक वर्णन आता है, इस तरह की मानसिकता का बहुत वर्णन बिहारी ने कर रखा। तो उसमें पुराण बाँचने वाले जो पंडित जी हैं वो आए हुए हैं और पुराण बाँच रहे हैं। पुराण बाँचने के क्रम में वो कहते हैं कि पर स्त्री गमन बहुत खराब होता है, बहुत पाप होता है, और ये नहीं करना चाहिए, और पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, उसके अनुसार आपका जीवन गुजरना चाहिए, वो वर्णन कर रहा होता है। अब उसमें वो स्त्री भी बैठी हुई है जिस स्त्री से उस पर स्त्री से वो पंडित जी प्रेम कर रहे हैं और उसका संबंध है। तो वो स्त्री जो है उसमें हंसती है और पंडित जी उसको देख लेते हैं कि वो हंस रही है। फिर वो स्त्री अपनी हंसी को दबाती है, उसकी हंसी को देख करके पंडित जी के मन में भी हंसी आती है, वो भी अपनी हंसी को दबाते हैं, लेकिन बिहारी उसको देख लेते हैं और फिर बिहारी उसका वर्णन करते हैं। तो वो अपना नहीं, उनका वो जो है वर्णन कि मैंने नहीं किया ये। फिर इसको आप याद रखें, बिहारी जब वर्णन करते हैं तो आत्मा अभिव्यक्ति की तरह से उसका वर्णन नहीं करते, वो वर्णन करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो राजा ऐसा कर रहा है, या वो नायक ऐसा कर रहा है, मेरा इसके अंदर कुछ नहीं। तो उसका वो मजाक भी बनाती है और उस मजाक की वो अभिव्यक्ति भी करती है कि देखो तुम्हारी ये हरकतें हैं जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। एक और चीज बिहार इस रीतिकाल के बारे में जानने की होती है, और बिहारी के बारे में भी अगर आप हम देखें तो बिहारी का जो नायक है वो कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, न भावनात्मक जबरदस्ती करता है, न सत्ता का लोभ दिखाता है, न कुछ करता। वो उसको मनाने की कोशिश करता, चापलूसी करता है, उसको कहता भाई तू स्वीकृति दे। जब तक स्वीकृति नहीं देती है तब तक वो कुछ हरकत नहीं करता। इसलिए बलात्कार का वर्णन कहीं भी नहीं। रीतिकाल में इतने विलास के बावजूद
कोई बलात्कार की किसी घटना का, किसी चित्र का वर्णन बिहारी ने नहीं किया। बिहारी में नायक सारे समय ये लगा रहता है कि मैं तुम पे रीझ गया हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम चाहिए, मुझको नींद नहीं आ रही है, सुबह नहीं आ रही है, शाम को नहीं आ रही है, तुम क्यों इतनी निर्दय हो, तुमने क्या 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 आदि आदि सब गीत गाने के बाद अंत में ये कि तुम हाँ भरो तो आगे चलो। और ये बहुत बड़ी बात है, आगे आगे चल करके हमारे भारतीय समाज और जीवन की दृष्टि से देखें तो वो कैसे वो व्यक्ति उसका वर्णन करने पे चुप हो जाता है। और आज तो कितने बलात्कार हो जाते हैं इसका कोई लेखा जोखा हिसाब ही नहीं, लेकिन वो बिहारी में ये नहीं। एक बार कहते हैं कि उस समय भारत का सम्राट अकबर को वो पातुरी पसंद आ गई, उसकी ग्वालियर की कहाँ की थी वो, तो उन्होंने अकबर ने कहा कि भैया इसको आप हमारे पास भेज दो। तो बुंदेलखंड का राव इंद्रजीत सिंह की वो नर्तकी हुआ करती थी, तो कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहा तो अकबर ने कहा है तो महाराजा ने कह दिया तो मना कैसे करेंगे। फिर उसने कोई दोहा सुनाया और उसके बाद में अकबर ने कहा चलो छोड़ो, जबरदस्ती उठा करके नहीं लेंगे। हालांकि बाद में वर्णन मिलता है कि बहुत बार जो सम्राट थे, राजा थे, कुछ स्त्रियों को उठा करके ले जाते थे, हरम में डाल देते थे, सब करते थे, लेकिन किसी का वर्णन कवियों ने नहीं किया। आप चोरी चकारी जो करना हो करो, लेकिन उसकी हम कविता नहीं लिखेंगे। कविता तो हम उसी की लिखेंगे जिसमें नायिका सहमत है। नायिका अगर सहमत नहीं है तो हम जो है उसका वर्णन नहीं करते। सहमति, और सहमत करने के लिए नायक क्या क्या करता है, उसकी दूती को पटाता है, उसकी धाई को पटाता है, दूसरे चरित्रों को कुछ लोभ लालच उनको जरूर देता है, उनको कहता है तू जरा उसको संदेश दे दे, समझा दे। फोन ऑन तो हुआ नहीं करता था उस समय, तो मानवीय संप्रेषण ही होता था और बीच में मनुष्य एक होता था जो ये दूती का काम करती थी, कुछ औरतें होती थी। और बिहारी ने वर्णन किया है कि एक बार उस दूती ने संदेश भेजा कि तुम मेरा संदेश ले जा करके और मेरे प्रिय को ये संदेश दे देना, नायक को। तो दूती गई, जब वापस आई तो उसके गाल पर 4 दांतों के निशान थे। तो कहा कि अच्छा तुम वहां से जाकर के आइए। तो वो स्वयं रति क्रिया में लिप्त हो गई। उसका वर्णन भी ये बिहारी करते हैं। तो बिहारी ने परकीय प्रेम के रिश्तों के जितने रूप हुआ करते थे उन अधिकांश रूपों का वर्णन किया, और गोपनीयता में क्या क्या कला होती है, कैसे बारीकियां होती है, कैसे चकमा दिया जाता है, उन सब का वर्णन उसके अंदर किया। और इसलिए नायक बहु स्त्रीगामी है, इसको नायिका स्वीकार करके चलती है। इसलिए प्रोटेस्ट नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, विरोध नहीं है। वो कहती है ये तो ऐसा ही है, और जब वो ऐसा ही है तो वो हंस देती है। ये कुल मिला करके ये उनके काव्य संबंधी वो चीजें। अब अगर आप देखें कि बिहारी का जो कविता है, इसके 2 रूप है जिसको हमारे शास्त्रीय बताते हैं कि एक तो जो है प्रस्तुत विधान होता है और एक अप्रस्तुत विधान होता है। तो अप्रस्तुत विधान में बहुत समझदारी है, बहुत बढ़िया तरीके से उसके अंदर बातें आती है, प्रबुद्धता है, मैच्योरिटी है, और प्रस्तुत विधान में जितनी बेवकूफ़ी हो सकती है वो नायक नायिका करते हैं, और अप्रस्तुत के द्वारा वो उस घटना पर टिप्पणी भी करते हैं। और इसलिए बिहारी एक ऐसा कवि है जिसमें श्रृंगार रस के साथ में हास्य रस मिलता। और ये तो आम तौर से हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि श्रृंगार में आप हास्य की अभिव्यक्ति कैसे कर सकते। उसमें हंसी का तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत प्रेम में डूबे हुए हो। लेकिन बिहारी कर देते हैं, बिहारी वो बता देते हैं कि कैसे ये इनकी जो हरकत है। तो अप्रस्तुत विधान बहुत महत्वपूर्ण है, और उस अप्रस्तुत विधान में स्वयं बिहारी का जीवन ज्ञान पता चलता है। शब्दों के 2 अर्थ है, धतूरे से ये नहीं होता, सोना और धतूरा एक ही है, लेकिन उनका अलग अर्थ है। तो आपको आना चाहिए ना, गंध से आप जानकारी हो, कोई आपको समझ होनी चाहिए। उसका उन्होंने बहुत वर्णन किया। तो वो एक जिसको कहना चाहिए दबी हुई परिहास की भावना
जो स्वकीय नायिका में भी आती है कभी कभी कि ये देखो कैसा बेईमान जो है मुंह मार करके आया है, और फिर वो हंस देती। और न केवल वो, कवि भी हंस देता। और कवि अपने आप को, बिहारी अपने आप को उन नायक नायिकाओं से अलग कर लेता, और अलग करके वो अपनी जो उसकी समझ है उसको अभिव्यक्त होने से बचा रहता। इसलिए प्रस्तुत विधान में नायक का व्यक्तित्व नहीं होता, कवि का व्यक्तित्व नहीं होता, अप्रस्तुत विधान में कवि का व्यक्तित्व होता। और ये छांट के रखना, क्योंकि हम लोग साहित्य के सिद्धांत में ये मानते हैं और वर्णन करते रहते हैं कि आत्मा अभिव्यक्ति के बिना कविता होती नहीं। आप क्या करो, ये दो चार थोड़ा होता है, आपको तो अपना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कवि, लेकिन वो कहता है अप्रस्तुत विधान में, और वो प्रेम में लिप्त नहीं होता। उस प्रेम के प्रति एक हास्य का भाव, इनकी मूर्खता पर, इनके अज्ञान पर, इनकी नादानी पर या इनकी हरकतों पर कवि को हल्की सी हंसी आती है, और उस हास्य को वो वर्णन करते हैं, जिसको कहते हैं भाई श्रृंगार, प्रेम का, श्रृंगार रस का वो तो वर्णन करते रहते हैं, और यही इनका अभिप्रेत अर्थ है। और ये अभिप्रेत अर्थ जो है वो दरबारियों को भी पसंद है, श्रोताओं को भी पसंद है, संप्रेषण भी उसमें करते हैं। लेकिन जो दूसरा जो जीवन है उसके अंदर माने अप्रस्तुत विधान है, उस अप्रस्तुत विधान को आप बारीकियों से जानोगे तभी आप उसका उपमा दे सकते हो। एक उदाहरण में एक दोहा सुनाता हूं। ये बिहारी ने लिखा, जटकी चढ़ती उतरती अटा, नेकन थाकती देह, वही रहत नटकी बटा, अटकी नागर गे। अब इसका वर्णन विश्लेषण है। एक स्थान पर नायक खड़ा है, नायिका उसे बार बार देखना चाहती है। अब वो बार बार एक जगह खड़े होकर के कैसे देखोगे, वो तो सासू सूती ने नंदल जागी सब पता चल जाएगा। तो अटकी हुई है उस प्रेम में। अब क्या करती है कि ये नायिका नट की चकई बनी हुई है। नट जो है एक जगह पे दो पिलर बांध के, दो खंबे बांध करके, और बीच के अंदर एक जो है वो एक स्त्री रस्सी बांध दी जाती है, और उस रस्सी के ऊपर वो जो चकई है वो आती जाती रहती है। अब जिसने उस नट विद्या की चकई को नहीं देखा और नट के खेल को नहीं जानता, वो ये नहीं बता सकता कि ये रोज ऊपर नीचे जाते रहते, सीढ़ियों पे जाती फिर वापस आती, सीढ़ियों पे जाती, उसका शरीर थकता ही नहीं। भाई क्यों जा रही हो, वो नायक को देखना, मेरे को वो बड़ा सुंदर मेरे को लग रहा। तो ये उपमा जो बिहारी ने दी, ये अनुभव से आई है, और ये अनुभव हरेक उसके अंदर, हरेक कवि के अंदर नहीं होता। एक और चीज पर भी अगर आप विचार करें तो बिहारी ने तो दोहे लिखे। दोहा बहुत छोटा छंद होता, लेकिन हर छंद में बिहारी एक नाटक की सृष्टि कर देते हैं, एक कहानी की सृष्टि कर देते हैं, और ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और चीजों के अलावा बिहारी की कविता में कुछ कही हुई बातें होती है, कुछ अनकही बातें भी होती है। आप उन अनकही बातों को भी आपको सुनना होता है, और कही हुई बातों से वो आगे उसके अर्थ का विस्तार करती है, संभावनाओं के उसका अर्थ का विस्तार करती है। इसलिए प्रत्येक कहानी, प्रत्येक दोहा एक कहानी और एक नाटक लेकर के आता है, और उसमें परिस्थितियां, पात्र, चरित्र, सब उद्देश्य वगैरह सब होता है। तो हमारे रस सिद्धांत के हिसाब से भाव, अनुभव, व्यभिचारी सभी रस जो है उसके अंदर, रस के सारे अवयव उसके अंदर मिल जाते हैं, और इसका वर्णन वो बहुत समझदारी से, बारीकी से वो करते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कनक शब्द के दो अर्थ है, धतूरा भी है और सोना भी है, लेकिन ये आपको आना चाहिए ना, माने कवि को आएगा तभी तो अर्थ करेगा। धतूरे को कनक कहते हैं, ये कवि को पता होना चाहिए, प्रकृति में देखा होना चाहिए, तभी तो लिखेगा। तो जायज इसको बिहारी को इसकी बड़ी जानकारी थी, इसलिए वो सबका वर्णन करते जाते हैं। और एक उस अर्थ में भी आता है कि दोनों को पाकर के आदमी पागल हो जाता, माने उसके प्रभाव को, सोना मिल गया तो पागल, धतूरा खा दिया तो आप पागल हो जाओगे।
अब ये जो चीजें देखने सुनने के वो जो अभिव्यक्ति है वो बिहारी मिलती। इसलिए बिहारी का एक अर्थ शांत होता है, जिसको हम शांत रस कहते हैं, शांत रहता है, अर्थ भी शांत रहता है और वैसे भी मानसिकता भी शांत रहती है। और यही बिहारी की कला भी है कि श्रृंगार रस का वर्णन करते समय भी कवि कैसे शांत रहता है। कैसे प्रोफेसर हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ा चुके थे और मुझे वो नहीं आया था उस उम्र में, तो मैं बता नहीं पाया, मैं डर गया। तो धीरे धीरे वो आता है और उसका जो वर्णन है, जो भी वर्णन है वो करता रहता। अब आप इसके अंदर देखिए कि नायक बचकानी हरकत करता है और नायिका उसको सहन करती है, और न केवल सहन करती है वरन परिहास की एक दबा हुआ जो हास्य है वो भी उनकी रचना में दिखाई देता है। और स्वकीय मुस्कुरा करके चली जाती कि भाई अब क्या करें इसका, ये हमारे तो ऐसे ही हैं, तो हमारे ऐसे ही हैं, तो इनको मार पीट करके उनको ठीक करने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, ये तो ठीक होगा नहीं, ये तो दोषपूर्ण चरित्र है। लेकिन अब मेरे को चाहिए ये पात्र, तो मुझे इसके परकीय प्रेम को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और इस परकीय प्रेम को स्वीकार करने के लिए ये जो दूतियां होती है वो दूतियां उसके अंदर सहयोग करती हैं। और इन सारी प्रक्रिया में जो बिहारी है वो कहते थे कि भाई मेरे को जो है वो मेरे को तो मेरी असरफी चाहिए भाई, मेरा ध्यान मेरी असरफी। एक मैंने दोहा सुनाया और आपने मेरे को असरफी दे दी, उसके बाद मैं मेरा जाऊंगा वृंदावन और भगवत भक्ति करूंगा। ये इन चीजों की तरफ उनका रहता है, तो तटस्थ हो जाते हैं अपने वर्ण विषय के साथ के प्रति तटस्थ, और फिर उस वर्ण विषय के प्रति एक ऊपर उठ करके एक हास्य की सृष्टि कर देना, ये मुझे लगता है कि बिहारी की कला की अपनी विशेषता है। और इसलिए बिहारी अच्छे कवि माने जाते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिहारी बड़े कवि हैं, लेकिन बिहारी अच्छे कवि हैं। और उन कवि उसका जो महत्व है आप उस युग की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण वो कवि हैं। और एक और चीज़ भी जो मेरे को लगती है, जाते जाते मेरे को एक बात वो कहनी है कि भाई 200 वर्षों तक हमारे पूर्वज क्या करते हैं, इस श्रृंगार के अंदर ही डूबे रहे और श्रृंगार का ही वर्णन किया। तो जब हमारे पूर्वज 200 वर्षों तक इसी का वर्णन करते रहे तो कुछ तो इस वर्णन में महत्व होगा, क्या बात थी। और हम हमारे इन पूर्वजों द्वारा की गई जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को शून्य में नहीं डाल सकते। उसको हमको उसके महत्व को समझना होगा और उसमें किस तरह का वर्णन है, क्योंकि ऐसा भी संभव है कि उन बहुस्त्रीगामी जो पात्र हैं उन पात्रों की आगे की परिणति को देख करके और फिर हमने एक जो नैतिक बंधन पहले लगाया था वो बंधन वापस स्वीकृत आया। और ये आया कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा शारीरिक संबंध महत्वपूर्ण है, भाई मेरे को तो लड़की मिलनी चाहिए, वो मिल गई बस ठीक। और पुरुष कौन अच्छा होता था, कौन बड़ा नायक होता, जो जितनी स्त्रियों के साथ में रति क्रिया कर ले वो नायक उतना ही समझदार और सतर्क होता है। भाई इसमें बहुत कला, इसलिए उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है चतुर सुजान। वो चतुर है और सुजान है। वो चतुर है, स्त्री मनोभावों का ज्ञाता है। स्त्री का मन तो बहुत 7 पर्दों के अंदर रहता है, पुरुष को पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो हमारा नायक है ये उसको पता है। और उसके बाद में ये नायक स्त्री की मनोवृत्ति को अपने अनुकूल बदलने में भी सहायक है। इसलिए नायक वो जो न केवल बहुस्त्रीगामी है, जो एक स्त्रीगामी है वो तो बेवकूफ है ना, वो तो रीतिकाल में तो किसी काम का नहीं हो, तो वो तो घर जाओ खाना खाओ कुछ काम कर, वो नहीं काम का। वो काम का जो अनजान अपरिचित स्त्री को दूर जगह से देख करके पसंद किया और अंत में वो उसकी अंक सायनी बनी और उसमें वो सफल हो गया। तो जो सफल हो गया वो बड़ा समझदार है, तो समझदार वो माना जाता था। तो क्योंकि सारा जीवन उसी घेरे के अंदर, और इसलिए बिहारी की जो नायिकाएं हैं वो कोई काम आम नहीं करती, उत्पादन कुछ नहीं करती। एक बार एक दोहा मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा खोजा,
तो वो सूत काटती हुई एक स्त्री मिली, और जिसमें नायक की जो मतलब बिहारी की नज़र उसके गर्दन पर थी, और उसका वो एक हाथ से वो पूनी ऊपर कर रही थी और दूसरे हाथ से वो समेट रही थी, और उसकी गर्दन ऐसी ऐसी थी। तो कवि की नज़र गर्दन पे, लेकिन फिर भी जो भी था काम करती हुई पाई गई। हम सूरदास के अंदर देखते हैं कि सूरदास खूब वर्णन करते हैं क्या काम कर रहे हो, तो हम कहते हैं जैसे गाय का दूध निकालने के लिए कृष्ण गए और राधा या गोपिका कोई पास में खड़ी थी, और उसके बाद में कृष्ण ने गाय का दूध निकालते, उस बर्तन में निकालना होता है, तो उसने नायिका के ऊपर दूध की धार छोड़ दी। तो नायिका बोली कि भाई इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखावत मैया, तुम इधर देखते हो उधर धार चला रहे हो, माँ ने तुमको यही सिखाया क्या? तो ये काम करते हुए का प्रेम। तो बिहारी में काम करती हुई स्त्री, और काम तो करना ही नहीं था, दरबार के अंदर कोई काम नहीं था, युद्ध तो होता ही नहीं था, पैसे आते ही रहते थे, और उसको आपको खाओ पियो और सुबह नहा धो करके आप 10 बजे चले जाओ, और फिर शाम को आ जाओ वापस घर पे, और कोई काम या आओ तो आओ जब मर्जी तब आओ। तो काम नहीं होता था, तो षड्यंत्र ही होते, और षड्यंत्र भी यही षड्यंत्र होते थे कि भाई एक दूसरे के साथ में वो संपर्क करने वाले होते। एक जगह इसी तरह से प्रौढ़ स्त्री का भी कहीं कोई वर्णन नहीं, एक दोहे में किसी प्रौढ़ स्त्री का वर्णन है, बाकी किसी प्रौढ़ स्त्री का वर्णन नहीं है। उम्र के हिसाब से सिर्फ 7 से 35 साल की स्त्री, अज्ञात यौवना से प्रौढ़ा तक, उसका उन्होंने वर्णन किया। और दूसरा वैश्याओं का वर्णन भी बिहारी ने ज़्यादा नहीं किया, वो ये था कि आपस के रजामंदी से जो रिश्ता होता है वो रिश्ता सुंदर है, पैसा देकर के खरीद लिया वो क्या कर, वो उसमें कोई कलाकारी, उसमें कोई कविता नहीं। कविता बनाने के लिए राजी करना जरूरी है, और राजी करने के कौन कौन से बहाने, एक और भी चीज है जिसकी उसमें होता है कि आप सब करो पकड़े नहीं जाओ, तो आप उसके लिए क्या क्या करो। बड़े भवन में करत हो नैनन ही सो बात, ये तो खाली एक है, लेकिन ऐसे कई प्रकरण बिहारी ने वर्णन किया है जिसमें वो कलाकार जो है वो ढूंढ करके लाता है कि कैसे बचें। और इसलिए बिहारी का प्रेम सामाजिक है, आप ये नहीं कह सकते हैं सामाजिक नहीं, वो भी ध्यान रखता है कि नायिका भी ध्यान रखती है कि मेरे परिवार वालों को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए, बाकी सब तुम करो। पति को पता चल गया परिवार विकसित नहीं होता, परिवार बड़ा भारी जीवन मूल्य इनकी नायिकाओं को। और एकदम शारीरिक सौंदर्य का वर्णन, और कुछ तो है ही है, क्योंकि आदमी जब भी हम लोग जीवन शुरू करते हैं तो विवाह और परिवार होता है, तो काम संबंध के लिए ही तो एक परिवार बना हुआ होता है, और किस लिए बना हुआ था। और इस बात को कहा सिर्फ रीतिकाल वालों, बाकी कहता है नहीं नहीं वो सब ठीक है, वो कुछ नहीं है, मूल जो है वो भगवान जी है, वो भगवान जी काम क्रोध से ऊपर होकर के वहां से मुक्ति होती है, उनका कोई मुक्ति नहीं होती, यही मुक्ति होती है इससे। तो ये एक लौकिक ऐहिक, और कोई जात पात नहीं देखते, सब उसी के अंदर वो डूबे रहते हैं। और जितनी मुश्किल से मिलने वाली नायिका है उसको हमको प्राप्त करना, ये भी नहीं है जो आसानी से उपलब्ध है उसको आप ले लें, तो उसका भी वो नहीं होता। तो ये सब है, और आप लोग सब आए, मैं सब आपका आभारी हूँ, मलकान सिंह का आभारी हूँ, सारे समय में वो यहाँ पर रहे। और कोई प्रश्न का तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं है, प्रश्न तो है नहीं, आमतौर से मेरे भाषण में प्रश्न होता नहीं है, क्योंकि वो क्लास की तरह से पढ़ा देता हूँ। और घनानंद पे तो बात ही नहीं हो रही है, कृष्ण का घनानंद ऊष्मा राजपूत का, तो घनानंद एक अलग है, तो जब कभी घनानंद के बारे में भाषण देना होगा तब करेंगे। और मुक्ति का तो एक ही मार्ग बताया, दूसरा तो कोई मार्ग बताया नहीं। तो एक अंशु भी यहाँ आया हुआ है, राजेश है, शशिधर मिश्रा, सब नमस्कार करने वालों को सबको नमस्कार। संध्या भी आई हैं, और किसी का कोई प्रश्न तो मेरे को दिख नहीं रहा है। सब स्वागत आप लोगों ने किया, उसके लिए आपका आभार। कृपा कुंजम। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, नमस्कार।